हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसईओ चैप्टर 30 के क्वेश्चन नंबर 10 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द रेडियस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस z इक्वल्स टू 79 इज अबाउट 7 into 10 to the power minus 15 मीटर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, कोई आपका गोल्ड का न्यूक्लियस दिया हुआ है। गोल्ड का न्यूक्लियस स्टूडेंट, गोल्ड जो एटम होता है, गोल्ड को हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं AU से। क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल में इसके सिंबल के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, AU से हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोल्ड एटम है, उसका कोई न्यूक्लियस का बात हो रहा है, उसका रेडियस दिया हुआ है। इसका रेडियस ये देखिए, न्यूक्लियस को हम दिखाए हैं स्टूडेंट। हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई भी, इनफैक्ट बेसिक बात करें तो कोई भी जो मटेरियल होता है, इनफैक्ट जो भी आप देखते हैं वो बहुत से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, फर्दर वो बहुत से फिर एटम से मिलकर बना होता है। हर एटम में जो होता है उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात है। तो बात हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूक्लियस की बात हो रही है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वही कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस ही, जितना ये गोल्ड का न्यूक्लियस कैपिटल आर इसको मान रहे हैं, तो ये कैपिटल आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 into 10 to the power minus 15 मीटर। और इसका जेड का वैल्यू 79 दिया हुआ है। स्टूडेंट याद होगा, जेड से नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर बात है? तो ऑब्वियस है न्यूट्रल एटम की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें टोटल, इस न्यूक्लियस में टोटल कितना चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से Q इक्वल्स टू Ne से हम लोग टोटल चार्ज निकाल सकते हैं कि भाई टोटल कितना चार्ज है इस न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे N का वैल्यू हो जाएगा 79 इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इतना चीज हम लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन आगे कह रहा है एज्यूम दैट द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द न्यूक्लियर वॉल्यूम। ये हम लोग मान के चलते हैं, ये ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है इसके वॉल्यूम में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहला पार्ट में द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस और बी एट द मिडिल पॉइंट ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, और इसके सेंटर से इसका जो रेडियस है उसके हाफ वैल्यू पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। ये दोनों चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। ये सारा चीज डिटेल जो है डायरेक्टली फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, और उस फॉर्मूला तक कैसे पहुंचे हैं उसका डेरिवेशन थ्योरी में बहुत डिटेल से हम बता चुके हैं आपको। उसका लिंक भी आपको नीचे दे देंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे उस फॉर्मूला तक पहुंच रहे हैं। तो पहला पार्ट है द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ES। तो सरफेस पर जो कहीं भी किसी भी स्फीयर में जहां पर चार्ज स्टूडेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए, और उसका अगर टोटल चार्ज Q है, रेडियस कैपिटल R है, तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/RA², जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, सब डिटेल से आपको थ्योरी में बता दिए हैं, वहां पे देख लीजिएगा। तो KQ/RA², के यहाँ पर क्या होता है वैल्यू 9 into 10 to the power 9। ऑब्वियस है मीडियम सब एयर हम लोग मान के चल रहे हैं, जब तक मेंशन ना किया जाए एयर ही मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबका वैल्यू पुट हम लोग कर देंगे स्टूडेंट। के का वैल्यू हो गया 9 into 10 to the power 9। इसका टोटल चार्ज कितना यहाँ पर हो गया 79 into 1.6 into 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाई रेडियस स्टूडेंट कितना है 7 into 10 to the power minus 15, 7 into 10 to the power minus 15 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? इतना न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन 10 है 2.32 into 10 to the power 21, 2.32 into 10 to the power 21 न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर।
क्लियर है? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अचानक से ये कहाँ से लाकर लिख दिए हैं। तो थ्योरी में हम लोग कैसे इस फॉर्मूला तक पहुंचे हैं डिटेल वहां पर हम लोग देख चुके हैं। ऑब्वियस है, गॉसेस थ्योरम वगैरह अप्लाई करेंगे, गॉसियन सरफेस मारेंगे, उसके अंदर का इनक्लोज चार्ज निकालेंगे, E = DA नेट इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को ये फॉर्मूला मिलता है, जो कि बहुत ही आसान फॉर्मूला है। ये सिमिलर फॉर्मूला है किसी पॉइंट चार्ज क्यू के चलते आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है एट द मिडिल पॉइंट ऑफ ए रेडियस। अब इसके रेडियस के मिडिल पॉइंट पर, इसके रेडियस के मिडिल पॉइंट पर मतलब हाफ हो गया, ठीक है। तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा स्टूडेंट? तो अगेन फॉर्मूला वहां पे आपको मिल जाएगा कि किसी भी स्फीयर में जहां पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसका टोटल चार्ज Q हो, उसके अंदर में, ठीक है, उसके सरफेस के अंदर किसी डिस्टेंस r पर, किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर इसको हम लोग E इनसाइड IN लिख देते हैं, E इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, दिस इज KQ r डिवाइडेड बाई RQ, ठीक है। अगेन कैसे पहुंचे इस फॉर्मूला तक? थ्योरी में देख लीजिएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है, KQ/r²। अब यहां पर वेन स्मॉल r का वैल्यू क्या है? कैपिटल R/2, हाफ ऑफ द रेडियस कह रहा है, स्मॉल r इसका मतलब R/2 है। तो जब स्मॉल r का वैल्यू इसमें R/2 पुट करेंगे तो आप समझ सकते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैपिटल R/2 करेंगे तो एक r से नीचे वाला, यहाँ पे नीचे में r² हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा KQ/2r²। क्लियर है? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू KQ/r², ठीक है। अब अगेन कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं KQ/r²। देखिए KQ/r² का यही चीज का तो वैल्यू इतना निकला है, तो ये हाफ इंटू KQ/r² होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू, इसका वैल्यू कितना निकला है? 2.32 इंटू 10⁻21। क्लियर है? इतना न्यूटन पर कूलम हो गया, एंड दिस विल गिव यू 1.61 इंटू 10⁻21 न्यूटन पर कूलम, 1.61 इंटू 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन का एक और भी पार्ट है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, रिमेंबरिंग दैट गोल्ड इज अ कंडक्टर, is it justified to assume that the positive charge is uniformly distributed over the entire volume of the nucleus and does not come to the outer surface? ऑब्वियस है स्टूडेंट, हम लोगों को पता है कि किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज जो होता है उसके सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाता है। क्लियर है? तो वही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ये जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है थ्रू आउट इसके वॉल्यूम में स्प्रेड है और आउटर सरफेस पर नहीं जा रहा है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? ऑब्वियस है, प्राइमरी फेसी तो फर्स्ट टाइम ऐसा ही लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये जो भी चार्ज है तो इसके आउटर सरफेस में मौजूद होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा यहाँ पर हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है स्टूडेंट? समझिएगा। इनफैक्ट ये बात हो रही है स्टूडेंट, न्यूक्लियस की बात हो रही है, ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। देखिए दो रीजन है यहाँ पर नहीं जाने का। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि स्टूडेंट ये जो हम लोग बात कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जो होता है उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते वहाँ पे चार्ज चला जाता है आउटर मोस्ट सरफेस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मिनिमाइज करने के लिए या अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, सो डैट कि उसका स्टेबिलिटी बढ़ सके। सारा डिटेल हम थ्योरी में इस तरह की ये सब बातें हम कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। तो एक तो ये रीजन है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की बात हो रही है जहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्लियर है? तो चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पर नहीं जाएगा। क्लियर है? क्योंकि कंडक्टर के केस में यहाँ पर कंडक्टर के न्यूक्लियस की बात हो रही है जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अदरवाइज हम इन जनरल बात जो करते हैं कि कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते वो जाता है। पहला ये रीजन हो गया स्टूडेंट। दूसरा समझिएगा, न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट इनफैक्ट क्या होता है। पहली बार तो ऐसा लगेगा कि भाई एक दूसरा रीजन से आप समझ सकते हैं कि भाई वहाँ पर प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर में, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो उस हिसाब से भी इनको तो सरफेस पे चले जाना चाहिए था। स्टूडेंट ऑब्वियस है वहाँ पर ये रिपल्सिव फोर्स लगता है, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, लेकिन इसके अलावे वहाँ पर एक और भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू का अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये बहुत ही इसका वैल्यू स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू कूलम्बिक फोर्स, और ये फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये फोर्स प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ओवरऑल ये अट्रैक्टिव वैल्यू का जो अट्रैक्टिव नेचर का ये जो आपका न्यूक्लियर फोर्स का जो वैल्यू होता है ये इतना ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स,
कि ये ये प्रोटॉन्स जो है फाइनली वो बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर और वो आउटर मोस्ट सरफेस पर नहीं जा पाते हैं। तो ये एक दूसरा रीजन भी है, मतलब फाइनली ये बात हो रही है न्यूक्लियस की, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस इसमें ऐसा नहीं होगा कि वो आउटर मोस्ट सरफेस पे चले जाएंगे, इसलिए ये जस्टिफाइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।